नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इमर्जिंग गुड़गांव में। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है 8 पीज ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग, यानी कि अफोर्डेबल हाउसिंग की वो 8 चीज़ें जो पी से स्टार्ट होती हैं। तो इन 8 पीज में ही आपके जो अफोर्डेबल हाउसिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं अपने पहले पी से। तो फर्स्ट पी हमारा प्राइस है कि अफोर्डेबल हाउसिंग के प्राइजेज़ क्या होते हैं। तो दोस्तों इसमें लगभग 3 तरह की कैटेगरी आती हैं, जिसमें आपका 1 BHK, आपका 2 BHK और आपका 3 BHK होता है। तो 1 BHK का जो प्राइस होता है वो अप्रोक्स आपका लेके 13 लाख, 12.5 लाख से 14.5 लाख, 15 लाख तक जाता है। वहीं अगर बात करें इसके 2 BHK के लेआउट की, तो वो आपका लगभग 20 लाख से शुरू होकर और वो आपका 25 लाख, 25.5 लाख रुपए तक जाता है। और अगर हम बात करें इसके 3 BHK की, तो 3 BHK का इसका प्राइस आपका 26 लाख से 26.5 लाख के आसपास तक जाता है। और अगर बात करें इसके साइज़ की, तो 1 BHK का साइज़ आपका लगभग 350 स्क्वायर फीट प्लस बालकनी होता है। आपके 2 BHK का जो साइज़ होता है वो आपका 530 स्क्वायर फीट प्लस बालकनी से स्टार्ट होता है और लगभग 615 620 स्क्वायर फीट प्लस बालकनी जाता है। ये सब कारपेट एरिया का साइज़ है। और अगर हम बात करें 3 BHK के साइज़ की, तो 3 BHK का साइज़ आपका लगभग 620 स्क्वायर फीट से 645 स्क्वायर फीट प्लस बालकनी तक जाता है। वही बात करें अगर दोस्तों दूसरे पी की, तो दूसरा हमारा है पेमेंट प्लान। तो दोस्तों इसमें आपका पेमेंट पार्शियली जाता है, ये टाइम से लिंक होता है, टाइमली लिंक होता है। इसमें आप जब रजिस्ट्रेशन कराते हैं या आप जब किसी अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए अप्लाई करते हैं, तब आपको 5% की पेमेंट करनी होती है। जब आपका एक बार ड्रॉ हो जाएगा और उसमें आपका सक्सेसफुली नाम आ जाता है, तो उसके बाद आपको 20% का पेमेंट करना होता है। और उसके बाद 12.5% की 6 किस्त हर 6 महीने बाद जाती है। वहीं दोस्तों बात करें अगर इसके तीसरे पी की, तो हमारा तीसरा टॉपिक है पोजेसन। तो दोस्तों अफोर्डेबल हाउसिंग का जो अभी तक का ट्रेंड देखा गया है, अगर गवर्नमेंट की बात करें, अगर गवर्नमेंट के रूल की बात करें, तो 4 साल के अंदर अंदर बिल्डर को पोजेसन देना होता है। लेकिन जो अभी तक का ट्रेंड देखा गया है, जो अफोर्डेबल हाउसिंग डिलीवर हो गए हैं, तो उनमें मैक्सिमम जो टाइम से जो अच्छे बिल्डर हैं वो आपका लगभग 3.5 साल से 3.25 साल के अंदर अंदर आपको डिलीवरी दे देते हैं आपके फ्लैट की। और बाकी कुछ 1-2 बिल्डर हैं जिन्होंने थोड़ा टाइम से ऊपर चले गए हैं, तो उनको आप सब जानते होंगे, उनकी बात हम लोग नहीं करेंगे। तो लेकिन जो अगर अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए हिसाब से देखा जाए, तो आपका जो पोजेसन होता है वो आपका 4 साल के अंदर आपको बिल्डर को देना होता है। वही बात करें अगर दोस्तों हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की, तो वो है प्राइवेसी। असल में अफोर्डेबल हाउसिंग को लेके एक मिथ है कि अफोर्डेबल हाउसिंग थोड़ा कंजस्टेड होता है, थोड़ा सा इसमें जो आने वाले टाइम में थोड़ा बैचलर्स वगैरह को भी मतलब ज़्यादा रेंट पे रखा जाएगा, या जो भी है इस तरह की बातें हैं इसके बारे में। तो अगर मैं पर्सनल अपना आप लोगों को ओपिनियन दूं, तो ऐसा इतना नहीं है। मतलब हाँ ठीक है, बैचलर्स ठीक है, अब जिसने फ्लैट लिया है, अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से लिया है, तो वो उसको किसी को भी दे सकता है, लेकिन वो फिर भी आपका RWA पे डिपेंड करता है और वो आप लोग अपने रूल्स खुद से बना सकते हैं। और अगर बात करें इसमें कि ये कंजस्टेड होता है, तो ऐसा नहीं है, इतना कंजस्टेड नहीं होता। जितने अफोर्डेबल अभी तक बन चुके हैं, आप जाकर एक बार विजिट कर सकते हैं, तो वहाँ पे इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम अभी तक किसी को फेस करने को नहीं मिली है कि वो कंजस्टेड हो गया या प्राइवेसी की कोई दिक्कत है। अब बात करते हैं दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक और अफोर्डेबल हाउसिंग का आज अभी के टाइम का एक आप कह सकते हो एक हॉट टॉपिक, वो है पार्किंग। पार्किंग में भी स्पेशली आपकी कार पार्किंग, क्योंकि 2 व्हीलर तो पार्किंग आपको मिलती ही है, वो तो आपका
रेरा में भी लिख के देता है बिल्डर। तो दोस्तों इस तरह की आजकल जितने भी अफोर्डेबल आ रहे हैं सभी अफोर्डेबल्स आपको एक कमिटमेंट करते हैं कि हाँ हम लोग आपको कार पार्किंग देंगे, या जो भी आप उनके ब्रोशर देखोगे उसमें एक अलग से आपको मतलब हाईलाइट करके दिखा दिया जाता है कि हाँ कार पार्किंग है। लेकिन अगर इन्हीं बिल्डर्स के रेरा की बात करें तो रेरा में इस तरह की कोई भी अभी तक क्लैरिफिकेशन नहीं है, ना इस तरह का कोई भी बिल्डर का कमिटमेंट है। हाँ कार पार्किंग आपको मिलेगी, लेकिन जो आपके हुड्डा की जो स्कीम है उसके हिसाब से 5% तक का, यानी कि लगभग 1.5 लाख के आसपास का पेमेंट करके आपको पार्किंग मिल जाएगी। तो उस तरह का तो शायद मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। अगर इस तरह का कुछ हुआ भी तो वो बाद में ही होगा, लेकिन 1.5 लाख के आसपास में, 1.25 लाख के आसपास में तो पार्किंग आपको शायद ही मिले। तो उसके लिए लेकिन अभी देखते हैं जो अफोर्डेबल बन रहे हैं अगले 2-3 साल में जो पार्किंग का प्रावधान ला रहे हैं, तो वो अगले 2-3 साल में उनका थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। लेकिन पार्किंग आपको उस रूल के हिसाब से तो शायद ही मिले जिस हिसाब से गवर्नमेंट ने इन लोगों को, बिल्डर्स को बताया है। तो वही बात करें अगर अगले टॉपिक की दोस्तों, अगला टॉपिक है हमारा पार्क का। तो असल में अफोर्डेबल हाउसिंग को कुछ लोग जो डिमोटिवेट करते हैं या थोड़ा सा नेगेटिव है अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए, वो दूसरे लोगों को भी इस तरह की नेगेटिव करने के लिए इसकी कुछ नेगेटिव चीज़ें बताते रहते हैं। उनमें से एक है पार्क। तो पार्क के बारे में लोग बताते हैं कि भाई पार्क तो इसका पार्क नहीं होता, आपका स्पेस नहीं होता, ये नहीं होता, आप कंजस्टेड हो जाएगा, 700 फ्लैट्स हैं और पार्क बहुत छोटा है। तो दोस्तों आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ और साथ में आप लोगों को भी पता होगा इस बारे में, आप लोग भी कहीं ना कहीं सोसाइटी में अपनी फैमिली रिलेटिव में जाते होंगे, तो आप लोग वहाँ पे भी नोटिस एक बार करके देख सकते हैं। ये पार्क में जाने का शौक़ कुछ ही दिनों का होता है। जब आप सोसाइटी में जाते हैं ये कुछ दिनों के बाद आप ना तो पार्क में जाओगे, हाँ अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है वो जिद करने लगा आप चले जाओगे, या कभी ज़्यादा ही सर्दी हो रही है, धूप निकल गई, तो एक का मतलब ओकेजनली आप महीने में 1 या 2 बार पार्क में जाओगे। उसके अलावा आप कोई भी पार्क में नहीं जाता। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आपके जो लोग रिलेटिव आपके जानने वाले किसी सोसाइटी में रहते हों उनसे पूछ लेना, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि पार्क कितना भी बड़ा हो या कितना, एक एवरेज से तो ठीक ही होता है अफोर्डेबल हाउसिंग में पार्क, तो वो सफिशिएंट है जितनी सोसाइटी या जितने उसके अंदर फ्लैट हैं उसके हिसाब से। दोस्तों बात करते हैं प्रीमियम की। तो कई बार सुनने में आता है कि भाई प्रीमियम पे फ्लैट मिल रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो मेरा पर्सनल सजेशन आपको यही रहेगा कि आप लोग हमेशा जब कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च होता है उसके लिए तभी अप्लाई करें। अगर आपसे वो प्रोजेक्ट निकल गया है तो आप अगले का इंतज़ार कर सकते हैं, लेकिन प्रीमियम वाले फ्लैट में ना जाएं। क्योंकि प्रीमियम में क्या होता है, प्रीमियम सीधी सी बात है, प्रीमियम में कौन से फ्लैट आप लोगों को मिलते हैं? प्रीमियम में आप लोगों को वो फ्लैट मिलते हैं जो पहले ड्रॉ में लोग 1-1, 2-2 या मतलब फैमिली के नाम से भर लेते हैं, उनको एक ही रखना होता है। तो उस तरह के फ्लैट आप लोगों को मिलते हैं, क्योंकि सब्सक्राइब तो सारे ही मतलब सब्सक्रिप्शन तो आपका हमेशा फ्लैट की जो क्वांटिटी है उससे ज़्यादा ही चला जाता है। तो दूसरा जो आपका दूसरा या जो तीसरा आपका ड्रॉ होगा उसके लिए वही फ्लैट बचते हैं जो पहले फ्लैट्स में जिन लोगों ने अप्लाई किया था उनका कोई और निकल गया, या 1% लोग ऐसे होते हैं जिनकी लोन वगैरह की कोई दिक्कत आ गई है, जिनका प्लान कोई चेंज हो गया। तो उन 1% को छोड़ दे तो बाकी जितने भी फ्लैट बचते हैं वहाँ पर वो सारे के सारे फ्लैट वो होते हैं जिसमें आप ये समझें कि लोगों को 2-3 चॉइस मिल रही थी, उनमें से लोगों ने एक चॉइस रख ली। तो कौन सी चॉइस आप खुद सोचिए, जिसके पास चॉइस है वो कौन सी चॉइस रखेगा। तीसरे ड्रॉ के लिए कौन सी छोड़ दी? बेकार वाली जो थोड़ा सा कम है। तो आप पैसे भी दे रहे हो, एक्स्ट्रा प्रीमियम भी दे रहे हो, वो भी ड्रॉ से 6 महीने बाद, जबकि उसमें कुछ भी इतना डिफरेंस नहीं आया है। 5 या 6 महीने बाद दूसरा ड्रॉ आ जाता है। अब दूसरे ड्रॉ के लिए आप लाखों रुपए अगर प्रीमियम दे रहे हो तो किस चीज़ के लिए दे रहे हो? एक ऐसे फ्लैट के लिए जिसको दूसरे ने रिजेक्ट कर दिया, यानी कि वो रिजेक्टेड पीस है। और सलाह आप लोगों को यही रहेगी कि आप इस तरह के फ्लैट में प्रीमियम दे के तो कम से कम ना जाएं, क्योंकि आप प्रीमियम भी दे रहे हो फिर आप फ्लैट भी रिजेक्टेड ले रहे हो, उसमें कोई लॉजिक नहीं बनता है और ना ही इसका कोई फ़ायदा है। तो आप लोगों को सलाह यही रहेगी कि अगर आप कभी भी किसी फ्लैट
कभी भी आप कोई फ्लैट लेना चाहते हैं तो उसमें हमेशा आप पहली बार जब ड्रॉ के लिए ओपन हुआ हो तो तभी उसके लिए आप अप्लाई करें, क्योंकि अगर आप फिर प्रीमियम पे जाते हैं या दूसरे या तीसरे ड्रॉ में जाते हैं तो आपको मोस्ट प्रोबेबली आपकी चांसेस है कि आपको या तो कोई पीछे की तरफ दबा हुआ फ्लैट मिलेगा या फिर आपको टॉप के फ्लैट मिलेंगे, जहाँ पे आपको फिर गर्मी वगैरह की प्रॉब्लम, पानी का लो प्रेशर, इस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी। वहीं दोस्तों हमारा आखिरी टॉपिक है PMAY यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना। तो दोस्तों इस फ्लैट के लिए अगर आपका सीधी सी बात है, अगर आप लोगों का ये पहला फ्लैट है और इससे अलग भी आपका कहीं और किसी सिटी में कोई रजिस्टर्ड फ्लैट नहीं है तो आप प्रधानमंत्री आवास योजना की सब्सिडी के लिए भी एलिजिबल होते हो, जिसका अलग अलग क्राइटेरिया होता है। उसमें अलग अलग सैलरी स्लैब के हिसाब से आपका अलग अलग 3 कैटेगरीज होती हैं। तो उन्हीं में से आप जिस कैटेगरी में भी फॉल करोगे उसी हिसाब से आपको एक सब्सिडी की जो अमाउंट होती है वो आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो या आपको लगा हो कि हाँ आपको कुछ हेल्प मिली है आपके जो डाउट्स होते हैं उनको क्लियर करने में, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और देखते रहिए। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।